हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नवनीता भाटिया एक बार फिर आपके सामने आई हूँ अपनी एक नई वीडियो लेकर अपने चैनल के साथ द सिंप्लीफाइड हिंदी में। आज जो मैं विषय लेकर आई हूँ वो विषय है मेरा पदपरिचय। इससे पहले भी मैं व्याकरण से संबंधित अपने कई विषयों पर मैंने वीडियो लेकर आई हूँ और मेरी वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आज का जो मेरा विषय है वो है पदपरिचय। पदपरिचय एक ऐसा विषय है जो कि बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। कारण क्या है? कारण ये है कि उनको समझ में नहीं आता कि हमने इसको कैसे करना है, क्या करें इसके लिए। बहुत ही आसान तरीके में आज आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या करना है और किस तरह से आप इसमें से पदपरिचय को चुन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पदपरिचय। पदपरिचय में हमें जो शुरुआत में देखना होता है वो है शब्द, पद, पदपरिचय। पदपरिचय पहले बनाने के लिए क्या है? पहले शब्द, फिर पद, फिर पदपरिचय। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ा हुआ है, शब्द की परिभाषा पढ़ी हुई है। शब्द क्या है? वर्णों का सार्थक समूह। शब्द से बनता है पद। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द, यानी कि जो भी हम वाक्य देखते हैं उसके अंदर शब्द जो जो दिए होते हैं उन शब्दों से मेल से बनता है पद। उसके बाद बनता है पदपरिचय। पदपरिचय पदों का व्याकरणिक परिचय, यानी कि जो हमारे पास पद हैं उनका हमने व्याकरणिक परिचय देना है कि ये असल में है क्या। आज आइए इसको गहराई से देखते हैं कि क्या है और किस प्रकार इसकी पहचान करनी है। सबसे पहले पदपरिचय के लिए वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय देना होता है। हमें जो बोर्ड के पेपर आता है उसमें दिया होता है 4 नंबर का पदपरिचय आता है और उसमें हमें पदपरिचय बताना होता है। कई बार क्या होता है कि एक ही वाक्य दिया होता है, उस वाक्य में 4 अलग अलग शब्दों का पदपरिचय बताना होता है। और कई बार क्या होता है कि 4 अलग अलग वाक्य दिए होते हैं और उन वाक्यों में से किसी एक शब्द को रेखांकित किया होता है कि आपने इसका पदपरिचय बताना है। तो पदपरिचय बताने के लिए हमें संज्ञा से, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास हमारी शायद 5th या 6th में शुरू हो जाता है, ये अलग अलग बोर्ड्स का अपना सिस्टम होता है, तो हम सबसे पहले संज्ञा से इसको शुरू करते हैं और संज्ञा के बाद हमने कक्षा 8 तक जितनी भी अपनी व्याकरण की हुई है ये सारी की सारी व्याकरण ही पदपरिचय में आती है। इसमें वाक्य में प्रयुक्त शब्द, यानी कि जिस शब्द को हमें रेखांकित किया होता है उस शब्द का हमने क्या देखना, उसका भेद देखना है कि ये कौन सा भेद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, क्या है ये, वो हमने देखना है। उसके बाद उसका उपभेद देखना है कि मान लीजिए वो संज्ञा है तो संज्ञा का वो कौन सा उपभेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, वो भी हमने इसमें देखना होता है। यानी कि हमने एक जो लिया है संज्ञा, मान लीजिए हमने लिया है तो संज्ञा को हमने पूरा देखना है कि ये उसका भेद कौन सा है और उसका उपभेद कौन सा है। उसके बाद हमने इसमें देखना है लिंग, वचन, कारक और इसके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमने पदपरिचय में देखनी होती हैं। इसके लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, काल, हर एक की परिभाषा और उसके भेदों की और उसके उपभेदों की जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें यही नहीं पता कि संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, उसके कितने भेद हैं, क्या उसके आगे भी कोई उपभेद है, अगर हैं तो कौन से हैं, अगर हमें इन सब की जानकारी नहीं है तो हम पदपरिचय को नहीं कर पाएंगे। तो हमें सबसे पहले इनकी परिभाषाएं याद होनी चाहिए, इनके भेद पता होने चाहिए, इनके आगे कौन से उपभेद हैं, इन सब की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए।
अब इसमें क्या क्या और देखा जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उसके बाद अव्यय। अव्यय भी हमने पढ़ा होता है छोटी क्लासेस में, तो अव्यय देखना है। अव्यय के अंदर हमने क्या क्या देखना है, अव्यय का आप सबको पता होगा कि अव्यय के आगे भेद होते हैं। तो अव्यय में क्या क्या आता है, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सब कुछ हमने देखना होता है। उदाहरण पर आपको समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो रेखांकित शब्द है उसमें हमने क्या क्या पहचान करनी होती है। या तो वो संज्ञा होगा, या वो सर्वनाम होगा, या फिर वो विशेषण होगा। संज्ञा सर्वनाम इकट्ठा एक ही रेखांकित शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम नहीं होगा। ये नहीं होगा कि वो आप उसको संज्ञा भी लिख दीजिए, आप उसको सर्वनाम भी लिख दीजिए। वो या तो संज्ञा होगा या फिर वो सर्वनाम होगा। इसके अतिरिक्त जो हमने इसमें देखना होता है, जो आवश्यक हमारे लिए है, वो है लिंग, वचन, कारक। उसमें लिंग और वचन तो हमने बताना ही बताना है। एक हमने संज्ञा है वो या सर्वनाम है या विशेषण है, ये बताना है। दूसरा वो एक वचन है या बहुवचन है, ये बताना है। तीसरा वो लिंग में कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये हमें बताना है। उसके अतिरिक्त कई बार उसमें हमें निपात दिया होता है, निपात हमें बताना होता है। वाच्य, कर्म के साथ उसका क्या संबंध है, कर्ता के साथ उसका क्या संबंध है, और वो काल कौन सा है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। ये सब चीज़ें हमें उसमें देखनी होती है। ये जरूरी नहीं है कि हमें वाच्य उसमें दिया ही हो या निपात उसमें दिया ही हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। कई बार होता है कि हमें नहीं दिया होता और कई बार हमें वो दिया होता है, ये तो हमें उसमें से पहचान करनी होती है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद हमने जो देखना है कि वो जो शब्द रेखांकित शब्द है वो शब्द हमारा आरंभ में है या अंत में है या बीच में है। मान लीजिए वो रेखांकित शब्द जो है वो अंतिम में है, अंत में है, तो अंत में हमें जो दिया होता है, मान लीजिए मैंने इसे रेखांकित किया हुआ है, पहनता हूँ, मेरे पास ये रेखांकित है, तो पहनना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अब पहनता हूँ, मान लीजिए मैंने सिर्फ जो हमें रेखांकित दिया हुआ है वो पहनता दिया हुआ, तो हमें इसके साथ हूँ को भी लेना है कि ये कौन सा काल है। अब पहनना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अब क्रिया में हमने देखना है कि ये सकर्मक है या अकर्मक है, हूँ कौन सा काल है। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे सिर्फ मैं दिया हुआ, अब मैं क्या है, हमारी संज्ञा है या सर्वनाम है, सबसे पहले हमने ये देखना है। अब मैं क्या होता है, सर्वनाम। मैं क्या है यहाँ पर, सर्वनाम। अब सर्वनाम में ये उसका कौन सा भेद है, सर्वनाम में ये उसका कौन सा भेद है, तो ये कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप लोगों को पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 उपभेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये मैं जो है वो किस में आता है, उत्तम पुरुष में आएगा, मध्यम पुरुष में आएगा या अन्य पुरुष में आएगा, ये भी हमें बताना है। सर्वनाम हो गया, ये सर्वनाम में कौन सा आ गया, पुरुषवाचक, और उसमें कोई ये कौन सा हो गया, उत्तम पुरुषवाचक। उसके बाद हमने इसमें बताना है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक वचन और लिंग, एक वचन बहुवचन, लिंग में आपको बताना कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये आवश्यक होता है। तो आगे हम देखते हैं कि ये क्या होगा, मैं क्या है, एक वचन, अकेले इंसान की बात की गई है, तो मैं क्या होगा यहाँ पर, एक वचन। मैं कपड़े पहनता हूँ, पहनता शब्द आया है, तो ये क्या है, पुल्लिंग, और ये क्या है, कर्ता कारक यानी कि काम करने वाला। अब है सफेद, हमने यहाँ पर सभी को रेखांकित कर दिया। कितना हो गया, 1 2 3 4 शब्द हो गए, यानी कि हमारे 4 नंबर का ये एक ही वाक्य हो गया जिसमें हमें 4 शब्द रेखांकित किए हुए हैं, और ये हमारा 4 नंबर का पद परिचय हो गया। दूसरा क्या है, सफेद।
सफेद क्या है, ये गुणवाचक, उसका गुण बताया गया है कि वो कैसा है। मैं सफेद कपड़े पहनता हूँ, अगर मान लीजिए हमें दिया हो कि मैं कपड़े पहनता हूँ, तो ये हमारा इसमें गुणवाचक नहीं आएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि उसकी कपड़ों का गुण बताया गया कि वो कपड़े कैसे हैं, सफेद है, काले हैं, पीले हैं, हरे हैं, नीले हैं, कैसे हैं, तो ये उसका क्या है, गुणवाचक विशेषण, ये उसकी विशेषता बताई गई है। अब ये क्या है, सफेद क्या है, विशेषण है, क्यों, कपड़े की विशेषता बताई गई है कि वो कपड़ा कैसा है, सफेद रंग का। अब विशेषण में ये उसका कौन सा भेद है, कौन सा भेद है, गुणवाचक विशेषण, तो ये कौन सा आ जाएगा, गुणवाचक विशेषण। अब आपने यहां देखा कि मैंने इसको लिखा सर्वनाम, सर्वनाम के बाद मैंने ब्रैकेट में लिखा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और उसमें के अंदर कौन सा है। दूसरे में मैंने सफेद में क्या लिखा, गुणवाचक विशेषण। मैंने इसको ऐसे भी लिख सकती थी कि विशेषण और ब्रैकेट में गुणवाचक विशेषण। आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हो, चाहे आप गुणवाचक विशेषण के रूप में उसे लिख लीजिए, चाहे आप उसको विशेषण लिखकर ब्रैकेट में उसको लिख दीजिए गुणवाचक विशेषण। आप चाहे उसको पहले लिखिए, चाहे आप उसको बाद में लिखिए, आपको इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नंबर नहीं कटेंगे। उसके बाद सफेद क्या है, पुल्लिंग, बहुवचन है, ये विशेष्य, विशेष्य क्या है, कपड़ा। तीसरा क्या है, कपड़े, कपड़े क्या है, संज्ञा, संज्ञा में ये उसका कौन सा भेद है, जातिवाचक संज्ञा, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया जातिवाचक संज्ञा। आगे कपड़े हैं तो स्त्रीलिंग तो होगा नहीं, वो तो क्या आ जाएगा, पुल्लिंग। और वो एक कपड़ा होता तो हमारा क्या आता है, एक वचन, लेकिन वो एक से अधिक कपड़े हैं तो वो क्या आ जाएगा, बहुवचन। और क्या आ जाएगा, कर्म कारक। अब तीसरा और चौथा और अंतिम क्या है, पहनता हूं, पहनता हूं, पहनना मैंने आपको शुरू में भी बताया, जब मैंने आपको ये वाक्य शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि पहनना क्या हो जाएगी, क्रिया, काम करना। तो पहना हमारी हो गई क्रिया, क्रिया में ये कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, तो मैंने इसको सीधा लिख दिया सकर्मक क्रिया। अगर मैं चाहती तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती थी, क्रिया और ब्रैकेट में सकर्मक, मैं चाहती तो इसको ऐसे भी लिख सकती थी, आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे आप इसको ऐसे लिखिए, कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही सही माने जाएंगे। पहनता हूं सकर्मक क्रिया, पहनता क्या है, कोई पुरुष है तो वो क्या आ जाएगा, पुल्लिंग और बहुवचन। और कर्ता, कर्ता में क्या आ जाएगा, मैं। और क्या आ जाएगा इसमें, काल, कि ये काल कौन सा है। सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गई, ये एक वचन आएगा, मैं है, एक इंसान की बात की गई है तो यहाँ पर एक वचन आएगा, गलती से मेरे से वहाँ पर बहुवचन लिखा गया था। अब ये मैंने आपको बता दी कि आपको सीधी सीधी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि की पहचान करनी है, इसमें कैसे है। अब एक मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ कारक वाला, कि कारक अगर साथ में दिया हुआ तो कारक की आप पहचान कैसे करोगे। कारक की पहचान करने के लिए सबसे पहले आपको कारक के पता होने चाहिए कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं। जब तक आपको कारक और उसके चिन्हों की पहचान नहीं होगी तब तक आप कारक इसमें नहीं देख सकते। तो ये तो आपको ही करना पड़ेगा, ये तो आपको याद करने पड़ेंगे कारक कौन से हैं और उसके चिन्ह कौन से हैं। तो आते हैं एक और उदाहरण पे। ये उदाहरण है मैंने ली सरोवर में, मैंने सिर्फ एक ही शब्द लिया इसमें, सरोवर में। अब आपको मान लीजिए दिया हुआ है सिर्फ सरोवर, आप कमल सरोवर में खिलते हैं, मान लीजिए ये दिया हुआ फूल सरोवर में खिलते हैं, ये उदाहरण दी हुई है। अब उसमें सिर्फ आपको सरोवर ही रेखांकित किया गया, में नहीं किया गया। लेकिन ये याद रखिए हमेशा के लिए कि इस शब्द के साथ आपका कारक दिया हुआ है, में क्या है, कारक। तो आप कारक को छोड़ेंगे नहीं बल्कि कारक को इसके साथ ही लेंगे। सरोवर में आपको चाहे वो रेखांकित किया हुआ है चाहे वो रेखांकित नहीं किया हुआ है, तो आपने क्या किया, इसमें लिया सरोवर में को आपने साथ में लिया क्योंकि ये क्या है, कारक। सरोवर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। क्या आ जाएगा, ये पुल्लिंग।
एक वचन, एक सरोवर की बात की गई है, और उसके बाद अधिकरण कारक। कारक में कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? में पर। तो यहाँ पर में बात की गई है, तो ये क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। अब ये आपको मैंने जो उदाहरण दी, ये उदाहरण दी आपको मैंने कारक की। यहाँ मैंने आपको समझाया कि एक वचन, बहुवचन, लिंग, पुल्लिंग, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, सब कुछ मैंने आपको बताया कि आपको इसकी पहचान कैसे करनी है और कैसे आप इसको खोज सकते हो। कारक वाला मैंने अलग से आपको बता दिया। काल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि काल जो अंत में हमारा दिया होता है वो हमारा काल होता है, वो वर्तमान है, भविष्य है या भूतकाल है। निपात, निपात क्या है? जहाँ पर हम किसी शब्द के ऊपर बहुत जोर लगाकर बोलते हैं। ये काम तुम्हें ही करना है, यानी कि काम किसे करना है? तुम्हें ही करना, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं करेगा। ये काम तुम्हें ही करना है। तो ही क्या है? ही के ऊपर हमने जोर देकर बोला, तो ये हमारा क्या होगा? निपात। ही, तक, भी, ये सारे के सारे जो है, इसके अतिरिक्त कुछ और भी निपात होते हैं, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? निपात। पद परिचय में हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, निपात, वाच्य, ये सब कुछ ही देखना होता है। लेकिन कब देख पाएंगे? जब हमें उसकी परिभाषा पता होगी। तो स्टूडेंट्स, मैंने तो आपको आसान तरीका बता दिया कि इसकी पहचान आपको कैसे करनी है, लेकिन परिभाषा तो आपको खुद ही याद करनी पड़ेगी। तो जल्दी से परिभाषा याद कीजिए, इसको ध्यान से समझिए, देखिए, और ये आपको आसानी से समझ में आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और ये जो पद परिचय है ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। क्यों? ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। और इसे लाइक कीजिए, जितना अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और कमेंट्स देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट्स दीजिए, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये बताइए। और मेरी पिछली वीडियोस जो है, अगर उसको आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एक नई वीडियो लेकर एक बार फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।